नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन साइकोलॉजी के मॉडल पेपर 43 के तहत यूनिट नंबर 4 के विविध अधिगमकर्ता भाग 2 में पूर्व परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो देखेंगे। टोटल 29 प्रश्न को शामिल इस वीडियो में अपन करेंगे और विविध अधिगमकर्ताओं से संबंधित एक वीडियो जो अपलोड किया जा चुका है 42वां मॉडल पेपर, जिसमें 30 प्रश्नों को अपन ने किया। अधिगम निर्योग्य बालक या फिर विविध अधिगमकर्ता या फिर एक प्रकार से जो असक्षम बालक मान सकते हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। लगभग 3 जो पेपर इनसे संबंधित बनेंगे और 90 प्रश्न केवल इसी टॉपिक से बनेंगे। तो और 90 के 90 प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए साथियों। तो इससे अच्छा और कोई मैटर आपको मिलेगा नहीं इस टॉपिक के लिए। तो ज़रूर से ज़रूर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और फ़ायदा उठाएं। पहला आपका प्रश्न है कि फेडिंग नामक विधि का उपयोग किसके लिए करते हैं। 1 प्रतिभावान बच्चों को समृद्ध बनाने के लिए, 2 आंशिक रूप से दृष्टि दोष वाले बच्चों को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, तीसरा मंद बुद्धि वालों के व्यवहार में वृद्धि करने के लिए, और चौथा है बहरे और गूंगे संकेत भाषा द्वारा व्यक्तिकरण करने योग्य बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश स्टेट का 2018 का प्रश्न देखिए, कितनी क्लिष्ट भाषा है और इसका आंसर माना जाएगा साथियों मंद बुद्धि बालकों के व्यवहार में वृद्धि करने के लिए जो वो फेडिंग विधि का उपयोग जो वो किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि अधिगम विकलांगता वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आमतौर पर प्रकट होती है। 1 शारीरिक स्फूर्ति समस्या, 2 सामाजिक अवरोधन, 3 वाक समस्या, और 4 है बाएं दाएं उन्मुखीकरण समस्याएं। अधिगम विकलांगता वाले बच्चे में कौन सी समस्या आमतौर पर प्रकट होती है। अधिगम विकलांगता, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, बाएं दाएं उन्मुखीकरण समस्या। भाई पढ़ने में बच्चा एक प्रकार से विकलांग है, यानी कि माना जाए कि बच्चा कमज़ोर है बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, तो वो क्या करेगा, जब भी उसका टेस्ट लिया जाएगा इधर उधर ज़्यादा देखेगा वो, तो बाएं दाएं उन्मुखीकरण समस्या उसमें ज़्यादातर आमतौर पर देखी जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका उत्तर होगा। और ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था एमपी में, मध्य प्रदेश में 2019 में। अगला आपका प्रश्न है कि असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी विधि, निरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा केस स्टडी विधि। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर साथियों रहेगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ये प्रश्न है एमपी टेट का आपका। चौथा आपका प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। साधारण, मंद, प्रतिभाशाली या धीमे, यानी कि जो धीमे सीखते हैं उनको शामिल नहीं करते, मंद बुद्धि को शामिल नहीं करते, साधारण बालक को शामिल नहीं करते, किसको नहीं शामिल करते। तो साथियों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा नॉर्मल जो बच्चे हैं, साधारण जो बच्चे हैं, उनको अपवादात्मक श्रेणी। अपवादात्मक मतलब जो अपवाद हो। मान लीजिए कमज़ोर बच्चे, उनमें एक इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, तो वो एक इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली बच्चा भी अपवाद बच्चा हो सकता है ना। प्रतिभाशाली बच्चों में एक आधा कमज़ोर बच्चा हो वो अपवाद हो सकता है ना। विकलांग बच्चा अपवाद हो सकता है पूरी कक्षा में, लेकिन साधारण बच्चे जो वो अपवाद नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। और ये जो शानदार प्रश्न है ये भी एमपी टेट का प्रश्न 2019 में पूछा गया। अगला आपका प्रश्न है कि शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ है। 1 किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। 2 किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3 है किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और 4 है किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय संरचना में नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। ये है शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत, यानी अस्वीकृति, शून्य अस्वीकृति। ठीक है, यानी कि 0 अस्वीकृति होनी चाहिए। वहाँ पे मना नहीं कर सकते आप किसी को भी, है ना। सभी बच्चों को, खासतौर पे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एमपी टेट का एक शानदार प्रश्न साथियों 2019 में पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, या बाल कारागृह में भेजा जाए, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे संगी साथियों के साथ रखा जाए। भाई वो अपराध के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पूछा गया किशोर अपराध के उपचार, ठीक है, उसके लिए क्या इलाज अपन कर सकते हैं। तो ये सारे बिल्कुल सही माने गए हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का प्रश्न है 2013 का, जिसमें ऑप्शन डी को सही माना गया साथियों। अगला आपका प्रश्न है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान निम्न के माध्यम से हो सकता है।
समाकलित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा, केवल विशिष्ट स्कूलों की स्थापना और समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा इसका आंसर रहेगा। दिव्यांग बच्चों को भी जो अन्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए, उनके लिए अलग से जो वो नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उनको जो वो ये न लगे कि जो वो एक प्रकार से उनको बुरा फील न हो, है ना। सभी बच्चों के साथ मिलकर उनको पढ़ाया जाए। अगला आपका प्रश्न है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या विशेषता है जो उसको अलग करती है एक विशेष बच्चे को? तो ऑप्शन आपके सामने साथियों, इसमें आंसर क्या रहेगा? जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, चाहे वो कमज़ोर हो बहुत ज़्यादा औसत बच्चों से, चाहे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो वो चीज़ उसको अलग कर देती है और वो विशेष बच्चा बन जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर रहेगा साथियों। एमपी टेट का ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? एक, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। 2, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। 3, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। चौथा है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या रहेगा? देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यू रचना सबसे अच्छी है? तो वो है सहकारी अधिगम, ठीक है, और पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि एक प्रकार से अपन समूह शिक्षा, समूह एक प्रकार से अपन जैसे एक प्रकार से अपन माने कि एक कक्षा में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो हो सकता है ना। और सहकारी अधिगम इसमें भी यही होता है। तो ये वाला तरीका सही हो सकता है इन बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक से अधिक शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि जब एक शिक्षक एक मंद दृष्टि शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह गतिविधियों में शामिल करता है, तो वह सभी शिक्षार्थियों को मंद दृष्टि शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। दूसरा, कक्षा के लिए अधिगम में बाधाएं उत्पन्न करती है। 3 है, शिक्षिका आएगा फिर ये करती है, तो ये लिखा गया है यहाँ पे, है ना। ये सीटेट आपका एमपी टेट का प्रश्न है। अगला, अन्य सभी शिक्षार्थियों को आलसी व सुस्त बनाती है। और चौथा है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्यरत है। तो समावेशी शिक्षा के अनुसार कार्यरत है, निश्चित रूप से ऑप्शन 4 होगा। वैसे पहला ऑप्शन पढ़ने पर आपको अच्छा लगेगा और आप इसको टिक कर दोगे, लेकिन उत्तर गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करने पर आंसर मिलेगा, नंबर 1 मिलेगा पूरा 2019 एमपी टेट का प्रश्न। फिर है, लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण खालिस्तान डोमेन से अधिक संबंधित है। संज्ञानात्मक, प्रभावी, साइकोमेट्र या साइकोमोटर के अलावा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा साथियों 11 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा 3 सही, साइकोमोटर, ठीक है। लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण साइकोमोटर डोमेन से अधिक संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। हालांकि अपने ये है नहीं साथियों, सिलेबस में भी नहीं पढ़ा अपन ने और अपनी किताबों में भी ये जो वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका जो ये प्रश्न है ये एमपी टेट का 2019 का प्रश्न है, इसलिए शामिल किया गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। अगला आपका प्रश्न है कि एडीआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को खालिस्तान प्रदान करना है। तो यहाँ पे आपका रहेगा सहायक और उपकरण, जो सहायता या फिर एक प्रकार से सहायक और उपकरण प्रदान करना, जो एडीपीआई योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा, एडीपीआई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह लोकोमोटर दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक और उपकरण जो वो उपलब्ध कराना। लोकोमोटर एक प्रकार से अपन ये मान सकते हैं कि जो चलने फिरने में जिनको समस्या आती हो, है ना, उनको अपन मान सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि 13वां प्रश्न की 20वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान खालिस्तान छात्रों जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वालों के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिली थी। औसत से अधिक, असाधारण, मानसिक रूप से मंद या गरीब। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ये भी एमपी टेट का प्रश्न है और इसमें रहेगा असाधारण, ऑप्शन नंबर 2। 20वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान असाधारण छात्रों, भाई असाधारण ही रहेंगे, ठीक है, जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर जो रहेगा साथियों। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। तो साथियों ये जो प्रश्न है ये आपके रीट 2018 के पेपर में आया था,
यानी कि जिस पेपर से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ उसी में ये प्रश्न था। और इसमें जो है आंसर की जो जब जारी की गई थी तो उसमें साथियों इस प्रश्न के लिए बोनस अंक जो वो दिया गया था। बोनस दिया गया, क्यों दिया गया देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग में लेने के लिए मतलब सहायक जो एक प्रकार से सामग्री नहीं है वो बतानी है। लेकिन पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक के रूप में अपन बड़े प्रिंट की किताबें ले सकते हैं या ब्रेल लिपि में किताबें ले सकते हैं, वो अनुपूरक ही होंगी पाठ्य पुस्तकों का। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, पहला ऑप्शन भी ठीक है, बड़े प्रिंट की किताबें। विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें भी हो सकती हैं। वाणी संश्लेषक, भाई सुन तो सकते हैं, देख तो नहीं सकते वो बच्चे। तो लगभग सारे ही ऑप्शन ठीक थे। इस वजह से जो है इस प्रश्न को के लिए बोनस अंक जो वो साथियों दिया गया था 2018 में रीट में। ठीक है, तो अगला आपका प्रश्न है कि सुनने में असमर्थ बच्चा स्वर्ण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो दूसरा है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 3, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। चौथा ऑप्शन है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, यही बिल्कुल पॉजिटिव और समावेशी शिक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। 16 आपका प्रश्न कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से उसे शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। दूसरा, विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें, ऐसा नहीं कर सकते। उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। अगला आपका है एक प्रश्न है ये थोड़ा सा उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। चौथा ऑप्शन है बच्चे को डांट फटकार कर उसे, तो डांट फटकार कर भी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन एक ही सही है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए, ठीक है, जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। होठों को इसलिए देख पाएगा क्योंकि उससे वो समझ पाएगा कि ये शिक्षिका क्या बोल रही हैं, है ना। और चेहरे के हाव भाव से वो समझ पाएगा ये गुस्से में है या खुश हैं या क्या समझाना चाहती हैं, कुछ मतलब समझ पाएगा, वो बधिर बच्चा है तो, है ना। तो ऑप्शन एक इसका आंसर रहेगा। और ये प्रश्न साथियों आपके सीटेट का प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न कि नेत्रहीन लोगों को उंगली के सिरे और विशेष साधन के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायता करता है, ब्रेल। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा ब्रेल। अगला आपका प्रश्न है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया साथियों? ये किया गया था आपके 2016 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला आपका प्रश्न है कि 41 से 60 डेसिबल की प्रास के बीच होने वाली बहरेपन को खालिस्तान श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। तो 41 से 60 डेसिबल की प्रास के बीच होने वाले बहरेपन को क्या कहेंगे साथियों? इसको बोलेंगे मध्यम बहरापन, है ना, मध्यम श्रवण दोष। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि जब ऐसा कहा जाता है कि वंचित समूह को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये निम्न अर्थ होता है, इसका निम्न अर्थ होगा, तो ये समावेशी शिक्षा का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, फर्स्ट ग्रेड एमपी का ये प्रश्न है साथियों। समावेशी शिक्षा, मेरे हिसाब से इतने प्रश्न आ गए हैं कि अब आप लोग आराम से समझ गए कि समावेशी शिक्षा क्या, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो जो विशेषता वंचित बालक की नहीं है वो बतानी है। एक, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना। 2, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। 3, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट। और 4 है उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो वंचित बालक मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। भाई ये समस्या नहीं है, ये प्रदान किए जाते हैं उनको, लेकिन समस्या ये झेलनी पड़ती है उनको। ऑप्शन 1, 3 और 4। तो जो विशेषता जो एक प्रकार से नहीं है वो बतानी है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों में शैक्षिक असफलता का एक बड़ा कारण क्या है? घर में शैक्षिक निर्देशन का अभाव, अवधान की कमी, अवधान यानी ध्यान, अटेंशन, बौद्धिक योग्यता का कम होना। और 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे साथियों आपका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी जो लगाएंगे वो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, घर में शैक्षिक निर्देशन का अभाव। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा साथियों।
और संविदा शाला शिक्षक लेवल 2 मध्य प्रदेश 2011 का ये प्रश्न है। अगला 23वां आपका प्रश्न कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि बालकों को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा मंदबुद्धि बालकों के लिए बोली गई है। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके रीट में ही पूछा गया है, लेवल 2 में ही, तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीट लेवल 2 2016 का ये प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है साथियों? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशेष पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो स्वस्थ वातावरण नहीं रहेगा पिछड़े कारण का। ये भी आपका रीट लेवल 1 का प्रश्न है 2016 का। अगला आपका प्रश्न है कि पिछड़े या वंचित बच्चे कौन हैं? ये भी आपके ये प्रश्न आपका एमपी टेट का 2019 का है। तो पिछड़े या वंचित बच्चे कौन हैं? मंद अधिगमकर्ता, विलक्षण अधिगमकर्ता, दिव्यांग अधिगमकर्ता, असाधारण अधिगमकर्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? पिछड़े या वंचित पूछा तो मंद रहेंगे, वो पिछड़े भी हो जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न कि कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ये रीट का प्रश्न है और लेवल 1 में 2016 में पूछा गया। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, दूसरा सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, 3 है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश और 4 है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो जो समस्या नहीं है वो है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, बाकी सारी की सारी समस्याएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? ऑप्शन 1 बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। 2 नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। 3 है व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। और 4 है विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो साथियों, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की समस्या जो नहीं है वो पूछी गई है। ये आरटेट 2012 का प्रश्न, जिसमें उत्तर क्या माना गया? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं होती। भाई इनकी देखभाल जो है वो एक प्रकार से सामाजिक रूप से अपने को पूछा गया, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की समस्या नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। सामाजिक दृष्टि से पूछा अपने को और स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? 1 उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहला नहीं है, तीसरा नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? उन पर ध्यान ना दें, यह भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 ही इसका उत्तर है, सीधा सीधा। ये प्रश्न आपके आरटेट 2012 का, ये भी ये सीटेट 2016 का प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है, ये भी सीटेट का और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। सीटेट का प्रश्न है, लेवल 1 में आया 2016 में। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। 1 उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके होना चाहिए था, उपेक्षा करके आना चाहिए, उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए, तो ये तो गलत है। दूसरा, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ये ठीक है ऑप्शन। अगला है, अपने कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर, ये भी सही नहीं है। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, तो ये भी ऑप्शन तो ठीक है चौथा और दूसरा, लेकिन ज़्यादा जो सही है वो देखिए, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर। क्यों? क्योंकि देखिए, वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा करने का जो शिक्षक का तरीका हो सकता है वो ऑप्शन 2 हो सकता है। बस शिक्षक पूरा कर रहा है तो ऑप्शन 2 ही इसका आंसर होगा। तो 29 में दूसरा सही है साथियों। 29 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। पहली बार चैनल पे आए हो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे मॉडल पेपर आते रहेंगे साथियों, एग्ज़ाम तक शानदार प्रश्न मिलते रहेंगे। और चैनलों की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको एक प्रकार से खाली सांत्वना दे दी जाए। जो प्रश्न ऑथेंटिक है, जो आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को मैं करवाता हूँ साथियों, क्योंकि साइकोलॉजी में सबसे बड़ा हथियार है प्रीवियस ईयर प्रश्न। उनको अपन कर रहे हैं, निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगले वीडियोज़ में मिलेंगे साथियों अन्य नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्नों के साथ। और अभी तो तीसरा भी पार्ट आएगा, 44वां जो अपना मॉडल पेपर रहेगा, उसमें भी अपन जो है वो विविध अधिगमकर्ता जो हैं आपके, उनका पार्ट 3 करेंगे। और
30 प्रश्नों को और करेंगे, 30-31 प्रश्नों को। इस प्रकार से 89-90 प्रश्न इनके हो जाएंगे पूर्व परीक्षाओं के। और मेरे हिसाब से इतने प्रश्न बहुत हैं अच्छे से समझने के लिए इस पूरे टॉपिक को। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।